एवरीवन, ये आज अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टी का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा पहले मैं फटाफट बता देता हूँ। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो सबसे पहले आप वो फर्स्ट वीडियो देखो तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि फिजिक्स जो होता है ना वो लिंक होता है। तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, देन सेकेंड। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या बोला था फटाफट वो बता देता हूँ। मैंने बोला था कि फ्लूइड दो टाइप का होता है, स्टैटिक डायनेमिक एंड स्टैटिक डायनेमिक। दो टाइप का फ्लूइड होता है। तो स्टैटिक जो फ्लूइड है उसमें अपने को क्या पढ़ना रहता है, प्रेशर और बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स में भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ये मैंने आपको बताया था। डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड में मैंने आपको बताया था कि दो कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना है, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक बाइंड फोर्स। जबकि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करें तो उसमें भी अपने को दो ही चीज पढ़नी है, एक तो सरफेस टेंशन और दूसरा विस्कोसिटी। तो ये इतनी चीजें पढ़नी थी। फिर मैंने आपको कुछ जनरल आइडियाज बताए थे। फिर उसके बाद मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ाया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी में एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएगा हर जगह। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो या रिलेटिव डेंसिटी का होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज हो, वाटर के अलावा कोई भी चीज हो, उसकी डेंसिटी, जो कोई भी चीज है, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है, उसकी डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी जो होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं या रिलेटिव डेंसिटी। फिर उसके बाद मैंने आपको ये दो सम्स कराए थे, इंपॉर्टेंट सम्स है, डायरेक्ट नीट में आ जाता है, एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। फिर मैंने आपको बोला था कि अपने को दो ही चीज पढ़ना है, एक तो अपने को प्रेशर के बारे में पढ़ना है, एक तो अपने को बायोन फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो बायोन फोर्स के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था और उसमें एक फॉर्मूला मैंने बताया था जो कि होता है बायोन फोर्स। नेट फॉर्मूला क्या था वो, एफ नेट इज इक्वल टू रो एल वी एस जी। रो एल क्या होता है, रो एल जो होता है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, ना कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड का डेंसिटी मत बोल देना। बायोन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। जितना लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया है, मतलब अगर आप कोई, ये पानी है, अगर इस पानी में आप कुछ सॉलिड डालोगे तो सॉलिड डालने की वजह से पानी हटेगा ना। तो जितना पानी हटा है सॉलिड डालने की वजह से उस वो वॉल्यूम, या फिर बोल सकते हो जितना इमर्स्ड है, जितना सॉलिड का वॉल्यूम पानी में इमर्स्ड है वो, तो इस पे डिपेंड करता है। किस पे नहीं डिपेंड करता, सॉलिड की डेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है, लिक्विड पे करता है, सॉलिड पे नहीं करता है। एरिया ऑफ सॉलिड पे भी डिपेंड नहीं करता, हाइट ऑफ सॉलिड पे भी डिपेंड नहीं करता, लोकेशन ऑफ सॉलिड पे डिपेंड नहीं करता। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि सॉलिड ऊपर है नीचे कहाँ है, इससे कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सॉलिड पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में अपने को तीन केसेस देखने। कौन से तीन केसेस देखने, पहले तो एक देखना है कि अगर मान लो डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड दोनों सेम हो, रो एस। मैंने डेंसिटी ऑफ सॉलिड को यहाँ रो एस से, यहाँ मैंने आपको एग्जांपल्स में सिग्मा से दिखाया, यहाँ रो एस से दिखा रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज ना हो। तो रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल हो, या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो। तीसरा केस क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। तो अपन एक एक करके एक एक केस देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक डायग्राम। पहले अपन इस डायग्राम को देखते हैं, क्योंकि इस डायग्राम से अपने को तीनों केस अच्छे से समझने हैं। देखो, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट डाला है। इस कंटेनर में मैंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट डाला, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास m है, उसकी डेंसिटी रो s है। ठीक है, अब अगर इसके अपन फोर्सेस की बात करें तो, क्योंकि कंटेनर में सॉलिड ऑब्जेक्ट रुका हुआ है एक जगह, तो अगर इसके फोर्सेस की बात करें तो डाउनवर्ड फोर्सेस में क्या लगेगा, mg लगेगा, सॉरी mg लगेगा। डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा, mg ड्यू टू स्मॉल g। अपवर्ड फोर्सेस में क्या लगेगा, एक तो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है अपवर्ड फोर्स, नॉर्मल रिएक्शंस लगता है। और दूसरा क्या लगेगा, अगर एक लिक्विड में या किसी भी लिक्विड या पानी में रहेगा तो क्या लगेगा, बायोन फोर्स लगेगा। तो इसका अपने को फोर्स समझ गया, क्या बैलेंस क्या होगा, mg डाउनवर्ड और n और b क्या होगा, अपवर्ड लगेगा। तो इसका फॉर्मूला अपन क्या बना सकते हैं, n प्लस fb इज इक्वल टू mg, बराबर ना। n प्लस fb इज इक्वल टू क्या आएगा, mg आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब fb क्या होगा, fb होगा n प्लस fb इज इक्वल टू mb। ठीक है, अपने को n देखना है, n क्या हो जाएगा तब, n इज इक्वल टू mg माइनस fb। क्या हो जाएगा, n mg माइनस fb। आगे n को देखो तो क्या लिख सकता हूं मैं, n इज इक्वल टू mg माइनस fb।
मैंने मान लो mg को कॉमन ले लिया, तो mg क्या हो जाएगा, mg को अगर मैंने कॉमन लिया तो mg क्या हो जाएगा, 1 माइनस fb बाय mg आ जाएगा, fb बाय mg। ठीक है, अब देखो अपने को इसको अच्छे से वो करना है। ठीक है, देखो इसको, तो क्या हो जाएगा, mg इंटू 1 माइनस fb का वैल्यू बताओ, रो लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू जी, डिवाइड बाय m क्या होता है, m मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड। तो मास ऑफ सॉलिड क्या होता है, अगर सॉलिड का मास की बात करूं तो क्या, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो रो ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी, जी से जी कट जाएगा। अब तुम्हें पूछना चाहिए सर क्या वॉल्यूम से वॉल्यूम भी कटेगा, हाँ देखो ना, क्या सॉलिड का टोटल वॉल्यूम डूबा हुआ है, देखो ना सॉलिड का टोटल वॉल्यूम डूबा हुआ है, और क्या जितना सॉलिड, क्या सॉलिड पूरा डूबा हुआ है ना पानी में, तो मतलब सॉलिड का जो टोटल वॉल्यूम है वही, और एफबी में कौन सा वॉल्यूम आता है, जो डिस्प्लेस लिक्विड होता है या फिर जितना सॉलिड का इमर्स्ड वॉल्यूम होता है। देखो ना सॉलिड का इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड, क्या सॉलिड का पूरा ही वॉल्यूम इमर्स्ड हो चुका है, मतलब जो सॉलिड का वॉल्यूम है वही तो इमर्स्ड भी है ना, जो सॉलिड का वॉल्यूम है वही इमर्स्ड सॉलिड का भी वॉल्यूम है, तो v से v कट जाएगा। तो इनका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू एम जी इंटू 1 माइनस, अरे ब्रैकेट इधर नहीं, एम जी कॉमन में रहेगा, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखो अभी। ठीक है, तो n इज इक्वल टू एम जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब अपने को एक एक करके एक एक केस देखना है। ठीक है, केस 1 क्या है, केस 1 में मैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड को डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो दोनों की डेंसिटी है उसको मैं अगर सेम कर दूं तो क्या होगा, तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ सॉलिड सेम हो जाएगा तो क्या, रो एल डिवाइड बाय रो एस क्या हो जाएगा, देखो ना एन इज इक्वल टू एम जी इंटू 1 माइनस रो एल डिवाइड बाय रो एस, तो क्या हो जाएगा, देखो अगर ये दोनों सेम हो जाएगा तो क्या 1 बाय 1 क्या हो जाएगा, दोनों सेम रहेगा तो कट जाएगा आपस में, तो 1 बाय 1 क्या होगा, 1 होगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर दोनों सेम रहेगा, क्या आ जाएगा 0। तो मतलब अगर आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट पानी में डाल रहे हो, मान लीजिए पानी लिक्विड है, पानी का डेंसिटी और उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर सेम है तो उस केस में जो अपरेंट वेट आता है, एन को अपन क्या बोलते हैं, अपरेंट वेट, अपरेंट वेट क्या आता है उस ऑब्जेक्ट का पानी में, 0 आता है। ठीक है, और अगर मान लो एन का वैल्यू अगर 0 रहेगा, एन इस फॉर्मूले में देखो एन का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो क्या 0 इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी होगा, तो क्या एफ बी इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। और एफ बी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड, वी इन मतलब इमर्स्ड, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड इंटू जी, और एम स्मॉल एम क्या होगा, स्मॉल एम क्या सॉलिड का होता है, स्मॉल एम क्या सॉलिड का मास होता है, तो सॉलिड का तो डेंसिटी भी आएगा ना, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू क्या मास सॉलिड का है तो वॉल्यूम भी तो सॉलिड का आएगा ना, तो टोटल वॉल्यूम सॉलिड का जो भी वॉल्यूम है टोटल वो इंटू जी। तो क्या, और क्या मैंने केस 1 में दोनों डेंसिटी को इक्वल माना है, तो क्या रो एल से रो एस कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि रो एल इज इक्वल टू रो एस से जी कट जाएगा, तो वी इन इज इक्वल टू वी टोटल, मतलब जितना इमर्स्ड वॉल्यूम है और जितना टोटल वॉल्यूम है दोनों सेम आएगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट को आप जहां भी रखोगे ना, वाटर में आप जहां भी रखोगे, जैसे मान लो पानी है तो वाटर में जहां भी रखोगे वहां ऐसे पड़ा रहेगा, क्यों पड़ा रहेगा, क्योंकि एफ बी इज इक्वल टू एम जी है। मान लो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड दोनों का बराबर है, तो उस केस में अगर ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखोगे, मान लो मैंने इसको यहाँ रखा तो ये यही रह जाएगा बराबर, क्यों, क्योंकि एफ बी इज इक्वल टू एम जी है। और क्या देखो ना, इमर्स्ड वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। तो केस 1 में आपको याद रखना है कि अपरेंट वेट 0 होता है, तो अपरेंट वेट 0 होगा तो एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। केस 1 क्या है, केस 1 ये है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो जाए, डेंसिटी ऑफ सॉलिड की, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड की हो जाएगा तो क्या एन की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर एन की वैल्यू 0 आ गई तो अपरेंट वेट 0, तो मतलब एफ बी इज इक्वल टू एम जी, तो रो एल वी इन वी इमर्ज इंटू जी इज इक्वल टू रो एस वी टोटल इंटू जी, जी से जी चला जाएगा, रो एल और रो एस भी कट जाएगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड सेम है, तो जितना इमर्ज है उतने टोटल वॉल्यूम। तो केस 1 में क्या होगा, जहां आप सॉलिड को रखोगे, जहां भी रखोगे सॉलिड को पानी में, वहीं का वहीं हो रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया केस 1। अब अपन देखते हैं केस 2 के बारे में। तो केस 2 क्या है,
केस 2 में क्या होता है कि केस 2 में जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना, वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड से ज़्यादा है। तो यही फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूला में लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से ज़्यादा है, तो क्या अगर इसको कट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। देखो ना क्या होता है, n इज इक्वल टू एम जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड। मैंने क्या बोला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड से ज़्यादा है, तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड से ज़्यादा है तो इसको कट करेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा। तो n की वैल्यू क्या होती आएगी, इसमें नेगेटिव आएगी सॉल्व करने पे। जब भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड से ज़्यादा होगा तो n की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। और n की वैल्यू फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो n की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो अपन क्या मानते हैं इसमें, n की वैल्यू क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। और जब भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड से, तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट करेगा। देखो ना, प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल है। प्लास्टिक का डेंसिटी वाटर से कम होता है, प्लास्टिक का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से कम होता है, इसीलिए तो प्लास्टिक क्या होता है, वाटर में फ्लोट करता है। तो इस केस में क्या होगा, जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से n की वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो अपन इसमें n की वैल्यू 0 मान लेते हैं। अगर n की वैल्यू 0 मान लेंगे तो क्या इसमें भी एफ बी इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू एम जी। फॉर्मूला रखो, एफ बी क्या होता है, बाउंड फोर्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इन। कितना वॉल्यूम, मतलब उस सॉलिड का कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, इनटू जी इज इक्वल टू मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू टोटल वॉल्यूम, क्योंकि सॉलिड का टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा, इनटू जी। अब इसे ये देखो, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम में से ये मान लो एक कंटेनर है, इसमें मैंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा है। देखो ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, वी आउट और वी इन बराबर ना, और ये एफ बी और एम जी बराबर होंगे, क्योंकि एन की वैल्यू अपन क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, क्योंकि एन की वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि फ्लोट करेगा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो मतलब जैसे अगर तुमने कोई प्लास्टिक का बॉल डाल दिया पानी में, तो प्लास्टिक के बॉल का कुछ पार्ट ऊपर रहेगा पानी के, तो उसको वी, मतलब वो उसका वॉल्यूम आउट है, और जो नीचे रहेगा वो वी इन है, और जो वी इन रहेगा उसी को तो आप एफ बी में इंक्लूड करोगे, और मास में तो आप टोटल वॉल्यूम लोगे, तो मतलब जी से जी क्या होगा, कट जाएगा। तो वी इन डिवाइड बाय वी टोटल क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट इस पे नीट में एमसीक्यू आएगा, तो डायरेक्ट आपको दिया रहेगा कि बॉल इतना अंदर है तो आप डेंसिटी ऑफ सॉलिड बता दो, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वी इन अपॉन वी टोटल कितना होगा, वी इन अपॉन वी टोटल कितना होगा, रो एस अपॉन रो एल, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जबकि याद करो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले में क्या था, n इज इक्वल टू एम जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो n की वैल्यू क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, m इज इक्वल टू एम जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड। और इसमें क्या है, वी एन अपॉन वी टोटल में क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो जो भी n का फॉर्मूला है उसमें क्या है, लिक्विड ऊपर है सॉलिड नीचे है, वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में सॉलिड ऊपर है लिक्विड नीचे। अगर इसी को परसेंटेज के फॉर्म में तुमसे पूछ ले, तो वी इन अपॉन वी टोटल इज इंटू 100 डिवाइड बाय रो एस अपॉन रो एल इंटू 100, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द। तो आपसे डायरेक्ट सवाल कर सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया एक केस, केस टू ये वाला हो गया। तो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या होता है पहले सुनते जाओ। केस 1 में क्या होता है, केस 1 में भी अपरेंट वेट क्या होता है, 0 होता है। केस 2 में क्या होता है, अपरेंट वेट नेगेटिव होता है, एन को ही अपन अपरेंट वेट बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो एन की वैल्यू अपन क्या करते हैं, 0 कर दे, तो अब बीस वैल्यू क्या आ जाता है, एम जी आ जाता है। तो वी इन अपॉन वी टोटल कितना आ जाता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। केस 1 में क्या होता था, केस 1 में जो वी इन और वी टोटल बराबर होता था, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी सेम था। केस 1 में हमने क्या माना था कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ सॉलिड सेम है, तो वी इन वी टोटल के बराबर होता है। जबकि केस 2 में डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड से,
तो वी इन अपॉन वी टोटल क्या आता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। केस 1 में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आपने पानी में जहां भी रखा है वो वहीं रह जाएगा। केस 2 में क्या होगा, वो फ्लोट करेगा। केस 2 में क्या होगा, फ्लोट करेगा। अब मान लो कभी कभी आपको लगता है सर आपने वी इन अपॉन वी आउट बताया, एग्जाम में अगर हमसे ऐसा पूछ ले कि वी आउट अपॉन वी टोटल बताओ, आपने वी इन अपॉन वी टोटल बताया, वी आउट अपॉन वी टोटल पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपसे वी आउट अपॉन वी टोटल पूछे तो कुछ नहीं करना, 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस रो एस अपॉन रो एल इंटू 100। अरे जितना इन है, मान लो इन 2 है, मान लो इन जो है वो 0.2 है, तो आउट कितना होगा, 0.8 होगा ना, तो 1 से तो माइनस ही करना है ना। तो वी आउट अपन वी टोटल कितना हो जाएगा, वी आउट अपन वी टोटल इंटू 100 इज इक्वल टू 1 माइनस रो एस अपन रो एल इंटू 100। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, ये तीनों फॉर्मूले। तो आप इस पे एम्प्टी यार्ड लिख दो, मैं तुझे रटूंगा, मैं तुझे रटूंगा, ठीक है। अब अपने को केस 3 देखना है। केस 3 क्या है कि केस 3 में अपने को सॉलिड की जो डेंसिटी है ना वो है ज्यादा है लिक्विड के डेंसिटी से। तो अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से डेंसिटी से ज्यादा है तो क्या होगा, अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है तो क्या होगा, तो ये सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, बराबर ना। अरे देखो ना, कोई भी आप सिक्का रहता है उसको पानी में डाल दो, 1 रुपए का सिक्का, तो 1 रुपए का सिक्का डूब जाता है। क्यों 1 रुपए का सिक्का डूब जाता है, क्योंकि उस 1 रुपए के सिक्के की डेंसिटी लिक्विड वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए। तो इस केस में क्या होगा, सिंक कर जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू एम जी इंटू अपन जो फॉर्मूला यूज करे 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड। क्या डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा है, तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा है तो नीचे की वैल्यू ज्यादा हुई ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ 0 पॉइंट कुछ आएगी, तो 1 से 0 कटेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब एन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब यहाँ कुछ ना कुछ, थर्ड केस में अपरेंट वेट कुछ ना कुछ आता है। फर्स्ट केस में अपरेंट वेट 0, सेकेंड केस में अपरेंट वेट भी 0, नेगेटिव होता है बट अपन 0 मान लेते हैं। थर्ड केस में अपरेंट वेट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो थर्ड केस क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर ज्यादा हो जाए डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ, पहला तो एक फॉर्मूला ये हो गया। देखो एक कॉमन फॉर्मूला है, इसी कॉमन फॉर्मूला से मैंने तीनों केस पढ़ा है, बट थर्ड केस में भी ये फॉर्मूला आ जाता है। क्यों, क्योंकि थर्ड केस में फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, सेकंड एंड फर्स्ट में भी अप्लाई होता है बट 0 हो जाता है एन की वैल्यू, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, एल इज इक्वल टू एम जी इंटू 1 माइनस, क्या रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, लेकिन क्या नीचे से है, तो ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर डी रिलेटिव डेंसिटी। तो एन का एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, एन इज इक्वल टू एम जी इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय आर डी, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय आर डी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी रट्टा रखना है, याद रखना है। तो क्या होगा, एन इज इक्वल टू एम जी इंटू 1 माइनस 1 बाय रिलेटिव डेंसिटी, या फिर एन इज इक्वल टू एम जी इंटू 1 माइनस रो एल बाय रो एस। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आयरन होगा, आयरन इन वाटर, ठीक है। तो ये अपना थर्ड केस हो गया। तो फर्स्ट केस, थर्ड केस, सेकंड केस, समझा क्या। अभी देखो डिफरेंस मैं तुम्हें बताता हूँ सारे केसेस में। देखो फर्स्ट केस में एन की वैल्यू 0, सेकंड में एन की वैल्यू 0, थर्ड में एन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सेकंड में नेगेटिव होती है बट वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। फर्स्ट केस में जो वॉल्यूम होता है इन, मतलब जो इमर्ज वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम होता है, सेम होता है। सेकंड केस में कुछ ना कुछ वॉल्यूम बाहर रहेगा, कुछ अंदर, क्योंकि फ्लोट करेगा तो कुछ बाहर भी होगा कुछ अंदर भी होगा। तो वी इन डिवाइड बाय वी टोटल क्या होगा, रो एस अपॉन रो एल। अगर उसको परसेंटेज की बात करें, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आउट का देखना है तो 1 माइनस रो एस अपॉन रो एल से देख लेंगे। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में तो पूरा वॉल्यूम ही अंदर है ना, देखो ना थर्ड केस में क्या होगा, डूब जाएगा ना ऑब्जेक्ट, ऐसा पूरा डूब जाएगा। तो थर्ड केस में भी वी इन वी टोटल के बराबर ही है, ठीक है। और एन की बात करें तो थर्ड केस में एन पॉजिटिव होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यूम होती है। तो आपको ये तीनों केस याद रखना है, और तीनों केस में देखो आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस ये 3-4 फॉर्मूले, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 4-5 फॉर्मूले याद रख, वैसे भी आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से आप सब कुछ डिराइव कर सकते हो।